Today's topic is limitations of psychological inquiry. So far, we have studied at least 6 methods of research in psychology and how the data collected through these methods can be analyzed either through qualitative method or quantitative method. Next, we have is limitation as to what are the limitations that are experienced in psychological inquiry. पहला है देयर इज़ लैक ऑफ ट्रू ज़ीरो पॉइंट, मतलब जो भी हमारी साइकोलॉजिकल रिसर्च है उसमें बिगिनिंग पॉइंट ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी हमारे फिज़िकल मेज़रमेंट होते हैं, अगर आप स्केल से अपने टेबल या डेस्क की जो है लेंथ मेज़र कर रहे हैं तो शायद से आप ज़ीरो से ही स्टार्ट करेंगे, और जो आप मेज़र करेंगे आपका फ्रेंड भी जो है वहीं ज़ीरो से स्टार्ट करेगा. या फिर आप स्केल यूज़ कर रहे हैं, मेज़रमेंट टेप यूज़ कर रहे हैं, उन सब में ज़ीरो होता है, आपने देखा भी होगा. लेकिन जो हमारी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें जो हम मेज़र करते हैं उसमें कहीं भी ज़ीरो से बिगिनिंग नहीं होती. ओके, जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, मेज़रमेंट है, दे डू नॉट हैव अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट. अब जब बिगिनिंग ज़ीरो से नहीं होती तो एक्चुअल में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं एज अ बिगिनिंग, एज अ इनिशियल पॉइंट, ज़ीरो पॉइंट, एंड देन वो फर्दर उसके आगे क्लासिफिकेशन करते हैं. राइट, तो ये क्या है, एक तरह से अपने आप में इसकी वजह से जो हमारा डाटा, जो भी हम स्टडी करते हैं, जो भी स्कोर्स आते हैं साइकोलॉजी में, वो एब्सोल्यूट नहीं होते, मतलब दे कैन बी मॉडिफाइड. अंडरस्टूड. जैसे कि अगर किसी का भी इंटेलिजेंस जो है ज़ीरो नहीं होता, किसी का भी एप्टीट्यूड ज़ीरो नहीं होगा, एटीट्यूड ज़ीरो नहीं होगा, हमारी जो साइकोलॉजी में जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होते, क्योंकि किसी का भी दुनिया में ज़ीरो आईक्यू नहीं होगा. राइट, तो ये क्या है हमारा एक पहली लिमिटेशन. नेक्स्ट इज़ रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स. जो भी साइकोलॉजिकल टूल्स हम यूज़ करते हैं, साइकोलॉजिकल मेथड्स हम यूज़ करते हैं, दे हैव रिलेटिव नेचर, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल कंडीशन. फॉर एग्जांपल अगर कोई वेस्टर्न कल्चर के लिए वो बना है साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो उसके अंदर जो आइटम्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो वैसे ही होंगे जो वहाँ के लोग उससे फेमिलियर होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड कर सकेंगे. लेकिन अगर वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो शायद से हमारा जो स्कोर है उसमें वो जस्टिफाई ना हो सके, क्योंकि वो कॉन्टेक्चुअली नहीं बना था. तो इसीलिए जो भी हम टेस्ट होते हैं उन्हें मॉडिफाइड करना ज़रूरी है, अडेप्टिव बनाना ज़रूरी है, कीपिंग इन व्यू द करेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे कैन बी यूज्ड. राइट, नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा. अब ये आपको पता है कि क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है और क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है. तो जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं क्वालिटेटिव स्टडीज़ से, इंटरव्यूज़ से, ऑब्जर्वेशन से, तो ये क्या है, हमारा एक तरह से क्वालिटेटिव डाटा है. अब इस डाटा का जब भी इंटरप्रिटेशन होगा, कोई भी रिसर्चर करेगा, तो वो सब्जेक्टिव हो जाता है. सब्जेक्टिव मतलब पर्सनल एंगल का आ जाना, ऑब्जेक्टिव ना होना. जैसे इंटरप्रिटेशन मेरी शायद से किसी के एक्सपीरियंस को देखकर अलग हो, किसी की स्टोरी या किसी के इंटरव्यू को देखकर अलग हो, आपका शायद से जो है अलग ही इंटरप्रिटेशन हो. तो जो हमारा क्वालिटेटिव डाटा होता है उसमें चांसेस होते हैं कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होगा, और जब सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है जो हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी क्वालिटेटिव डाटा हम कलेक्ट करें तो वो मोर देन वन रिसर्चर कलेक्ट करें, फिर हम उसे डिस्कस करें, सो दैट वी कैन अराइव एट अ कंक्लूजन. Understood? So these are the limitations of psychological research and inquiry: to have lack of true zero point, relative nature of the tools, and subjective interpretation of the qualitative data. Understood? Because ethical issues, जो हमारी साइकोलॉजी की रिसर्च है उसमें हम स्टडी जिस पे करते हैं, वो जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, वो ह्यूमन बिहेवियर है. अब जब ह्यूमन बिहेवियर है तो इसका मतलब ये है हम ह्यूमन को स्टडी करते हैं, एक हम लिविंग बीइंग को स्टडी करते हैं, किसी नॉन लिविंग मैटर पे स्टडी नहीं करते. तो जहाँ पर भी ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का इशू आ जाता है. तो एथिकल इश्यूज़ क्या हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स या मॉरल राइट्स से जुड़े हुए कुछ हमारे इश्यूज़ जो साइकोलॉजिकल रिसर्च में अराइज होते हैं, और इन नो वे दे शुड गेट वायलेटेड. तो पहला है इसमें वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन का होना, मतलब जो भी आपकी रिसर्च है उसमें जो भी आप पार्टिसिपेंट ले रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से आए. ओके, दे शुड डिसाइड ऑन देयर ओन वेदर दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी और नॉट. राइट, कोई भी फोर्स जो है या हमें फोर्स से उन्हें जो है नहीं पार्टिसिपेंट बनाना है, या और उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए दैट दे कैन विड्रॉ फ्रॉम द रिसर्च विदाउट एनी पेनल्टी.
whenever they want to। ठीक है, जब भी अगर वो कभी भी रिसर्च से जो है विड्रॉ करना चाहें तो वो कर सकते हैं बिना किसी थ्रेट के, बिना किसी पेनल्टी के, राइट। जैसे अभी कोरोना वायरस पे जो है रिसर्च चल रही है कि कैसे उसकी मेडिसिन डेवलप होगी। अभी जब उसका ह्यूमन ट्रायल होगा, जब ह्यूमन बींग्स पे उसको यूज़ किया जाएगा कि वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, तो वहाँ पे भी ये चीज़ अराइज होगी, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, ये एथिकल इशू अराइज होगा। वहाँ पे भी जो पार्टिसिपेंट होंगे, जो उस रिसर्च का पार्टिसिपेंट करेंगे, उसमें उनको भी जो है ये फ्रीडम दी जाएगी कि अपनी मर्ज़ी से वो पार्टिसिपेट करे, उसमें कोई भी जो है फोर्स यूज़ नहीं की जाएगी, राइट। तो बायोलॉजिकल साइंसेस और साइकोलॉजिकल साइंसेस में एथिकल इश्यूज सेम ही होते हैं। नेक्स्ट इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कंसेंट का मतलब है आप अपनी राय देना, अपनी सहमति देना किसी काम के लिए, ठीक है। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये है कि जो भी हमारा पार्टिसिपेंट है उसे पहले अच्छे से बता दिया जाए कि रिसर्च में क्या होने वाला है, किस तरह की रिसर्च होगी, क्या इसमें पार्टिसिपेंट होंगे, किस तरह से हम डाटा कलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है बताकर उनकी सहमति लेना, उनसे कंसेंट लेना इज़ इन्फॉर्म कंसेंट। हमारे पार्टिसिपेंट को पता होना चाहिए दे हैव द राइट्स कि कोई भी हार्मफुल जो है एक्सपीरियंस तो उन्हें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, या उन्हें प्राइवेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं शेयर करनी पड़ेगी, या कुछ भी उनके साथ ऐसा तो नहीं होगा जिसकी वजह से जो है उनका जो है मेंटल स्टेट ऑफ माइंड डिसबैलेंस हो, कुछ भी ऐसा जो उनके लिए हार्मफुल है या नहीं है, किस तरह का हमारा कोर्स ऑफ रिसर्च होगा, ये सब जो है हमारे पार्टिसिपेंट को पता होना ज़रूरी है। उन्हें बताकर, इन्फॉर्म कर वी टेक द कंसेंट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट एंड देन कंटिन्यू द रिसर्च, राइट। नेक्स्ट इज़ डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग का मतलब यहाँ पर यही है कि अगर कोई भी पार्टिसिपेंट है, एक पर्टिकुलर स्टडी में उसने पार्टिसिपेट किया है रिसर्च में, जहाँ पे कुछ ना कुछ मैंने डिसेप्शन किया है, मैंने कुछ ना कुछ छुपा कर वो चीज़ करी है, धोखा देकर करी है, क्योंकि उस टाइम पर मुझे वो चीज़ पार्टिसिपेंट से छुपानी थी। अगर मैं नहीं छुपाती तो शायद से मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी एक्सीडेंट वाला मैंने केस जो क्या मतलब एक्सपेरिमेंट किया है, जहाँ पे मैंने पार्टिसिपेंट को बाय स्टैंडर की तरह खड़ा कर दिया है, देखने वाले लोगों की तरह, ऑडियंस की तरह, और वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेंट को नहीं बताया कि मैं एक इनेक्ट करने वाली हूँ वहाँ पे एक्सीडेंट का सीन। उनको लग रहा है कि वो रियल है, और उसकी वजह से जो उनके इमोशंस, एक्सपीरियंस है, उनका बिहेवियर है, मुझे एक्चुअल में वो स्टडी करना है, लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं कि ऐसा भी होगा, एक्सीडेंट भी उसमें इनेक्ट किया जाएगा। तो वहाँ पे क्या है, मैंने उनसे कुछ छुपाया है, कुछ डिसेप्शन किया है, तो मुझे उन्हें ये बताना ज़रूरी है बाद में जब वो चीज़ ओवर हो जाए कि हाँ ये आपसे छुपाया गया था, ये डिसेप्शन किया गया था। तो उन्हें डीब्रीफिंग करना, दोबारा से उन्हें उस चीज़ के बारे में बताना, इंश्योर करना, सो दैट जिस मेंटल और फिज़िकल स्टेट में पार्टिसिपेट किया था मेरे पार्टिसिपेंट ने, वो उसी जो है ना बेस्ट ऑफ देयर फिज़िकल एंड मेंटल स्टेट में जो है एग्जिट करे रिसर्च से। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक रिसर्चर की। तो जो भी कुछ आपने डिसीव किया था अपनी स्टडी में, जो ज़रूरी था, दैट वाज रिक्वायर्ड इन द स्टडी, तो जब स्टडी ओवर हो जाए तो वो चीज़ उनको बताना, सो दैट उन्हें ऐसा ना लगे कि हाँ हमारे सामने इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, हम कुछ नहीं कर पाए। तो आप समझ रहे हैं, अगर इस तरह की फीलिंग होगी, एक्सपीरियंस होगा, तो किस तरह से जो है ट्रॉमा डेवलप हो सकता है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, अपने रिसर्चर को, अपने पार्टिसिपेंट को वो चीज़ क्लियर करनी है कि यहाँ पे हमने कुछ डिसेप्शन किया, कुछ डिसीव किया, बिकॉज दैट वाज रिक्वायर्ड। लेकिन फाइनली क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी हमारा पार्टिसिपेंट है वो अपने अच्छे फिजिकल और मेंटल स्टेट में एग्जिट करे रिसर्च को, इसीलिए उसे ब्रीफ करना दोबारा से ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट इज़ शेयरिंग द रिज़ल्ट ऑफ द स्टडी। अब जो भी मैंने रिसर्च कंडक्ट की, उसके बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन आई है, जो भी मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है, उसकी वजह से जो भी रिज़ल्ट मैंने मान लिया कि हाँ ऐसा होता है, बाई स्टैंडर्ड जो होते हैं, ऑडियंस होती है, इस तरह से रिएक्ट करती है अगर अचानक से कोई एक्सीडेंट होता है, या कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो उसके बाद जो भी मेरा रिज़ल्ट है, जो भी मैंने कंक्लूड किया है, वो मुझे पार्टिसिपेंट को जो है बताना ज़रूरी है। मतलब जब अगर मैं 10 लोगों पे कंडक्ट कर रही थी रिसर्च, तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ इस तरह की कुछ रिसर्च हो रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी कि वेदर ऐसा होता है या नहीं होता है। तो अगर मैंने वो रिसर्च कंक्लूड कर ली, मेरा काम हो गया, तो अब ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट आई शुड गो बैक टू द पार्टिसिपेंट एंड इन्फॉर्म देम अबाउट द रिजल्ट ऑफ द स्टडी।
ठीक है। तो इससे क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक तो पार्टिसिपेंट की एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाती है, दूसरा दे कैन शेयर योर ओपिनियंस, ओके, दे कैन शेयर देयर ओपिनियंस विद यू अबाउट द रिजल्ट, या कुछ और नई इन्फॉर्मेशन वो आपको बता सकते हैं, राइट। और लास्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डाटा सोर्स। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कन्फाइड करना, ठीक है, अपने तक सीमित रखना, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। मतलब यहाँ पे जो भी मेरे डाटा हैं, जो भी मैंने आपसे डाटा कलेक्ट किया, चाहे वो आपका नाम ही क्यों नहीं है, वो आपका डाटा है जिस पे आपका हक है, ठीक है। तो वो क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी मैंने आपसे डाटा लिया है, चाहे वो आपका नाम ही क्यों ना है, उसको मैं प्राइवेट रखूँ, ठीक है, उसकी प्राइवेसी में मेंटेन करूँ, कॉन्फिडेंशियल उसको रखूँ। इन नो वे आई शुड पास योर इन्फॉर्मेशन टू द थर्ड पार्टी, ठीक है। किसी भी ऐसी कंडीशन में किसी भी तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को पास आउट नहीं होनी चाहिए। तो ये करने का तरीका यही है कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनकी आइडेंटिटीज़ को हम ना रिकॉर्ड करें, कुछ भी जो है फिक्शियस नेम वगैरह ले, राइट। तो ये हमारे मेन एथिकल इश्यूज हो जाते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च में, राइट।